हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गोश केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर चुके थे, वो जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें आप देख सकते हैं उसको। आज हम बात करेंगे बेटा प्रोटीन के बारे में। जो प्रोटीन की बात किया जाए तो सबसे पहले बात हम यही बता दें कि जो प्रोटीन वर्ड जो है वो हमारा ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड में प्रोटियोस से। प्रोटियोस का मतलब क्या होता है? प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम इंपॉर्टेंस का मतलब हुआ कि सबसे जरूरी। अगर हमसे ये कहा जाए कि हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल कौन है बेटा, तो क्या बताओगे? प्रोटीन। ठीक। उसके बाद अगर बात करें मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम, अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल क्या होगा, तो क्या बताओगे? प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। ठीक। ये हमने क्या बताया था? प्राइम इंपॉर्टेंस, सबसे जरूरी है। और ये हमारा मोस्ट अबंडेंट की बात करें, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारे लिविंग सिस्टम में क्या होगा? प्रोटीन। अच्छा, इसके हम ऑर्डर की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा हम ऑर्डर देख लेते हैं। हमारा जो बायोमॉलिक्यूल होता है क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और लिपिड होता है। अगर ये जो चार बायोमॉलिक्यूल हैं, अगर हम इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम आ जाते हैं। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, सबसे ज्यादा हमारा प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद कौन पाया जाएगा? लिपिड। ठीक है। अगर मुझसे ऑर्डर की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारा प्रोटीन होता है बेटा, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड होगा, फिर कार्बोहाइड्रेट होगा, फिर क्या होगा? लिपिड होगा। कार्बोहाइड्रेट हम आपको पढ़ा चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड हम पढ़ाएंगे। आज हम प्रोटीन पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ठीक। तो सबसे ज्यादा अगर हमसे कहा जाए मोस्ट अबंडेंट की अगर बात किया जाए, इसके अगर मुझसे ऑर्डर के बारे में पूछा जाएगा तो इसको याद करने का एक तरीका है, पेंसिल याद कर लेना बेटा। ठीक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए हमारे बॉडी के अंदर बेटा जो टूट फूट होती है, ठीक है, जो भी हमारी ग्रोथ की बात किया जाए और मेंटेनेंस की अगर बात किया जाए हमारे बॉडी में, वो हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वो क्या होती है? प्रोटीन। रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और एक पॉइंट और भी पूछा जाता है हमारा कि अगर हमसे कहा जाए कि हमारे बॉडी की अगर बात किया जाए तो हमारे बॉडी के एवरी पार्ट ऑफ बॉडी की अगर बात किया जाए, अगर इन एवरी पार्ट ऑफ और बॉडी, हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में, हर एक पार्ट में हमारा कौन क्या पाया जाता है? प्रोटीन। एक पॉइंट ये भी हमारा बनता है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। और एक क्वेश्चन बड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे अगर लाइफ की अगर कहा जाए फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट की अगर बात किया जाए बेटा, क्या होगा? प्रोटीन। एक क्वेश्चन इस तरीके से लिख चुके हैं हम, फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। अगर हमसे क्वेश्चन इस तरीके से कहा जाए, फंडामेंटल बेसिस बोला जाए या फंडामेंटल यूनिट अगर बोला जाए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की क्या होगी, तो क्या बताओगे? प्रोटीन। ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये प्रोटीन होता क्या है बेटा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्रोटीन होता है वो हमारा पॉलीमर होता है किसका? अल्फा अमीनो एसिड के बाद अल्फा अमीनो एसिड का। ये अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा एंड डेल्टा अमीनो एसिड, ये क्या होता है? जस्ट अभी इसकी बात हम बता रहे हैं, अभी इसके बाद ना बात करेंगे। ऑल प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन होती है बेटा, आर पॉलीमर होती है ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। नो बीटा, नो गामा, नो डेल्टा। ठीक है। सीधा सीधा आपको एक आंसर करना होगा, अल्फा अमीनो एसिड। इसका मतलब कहा जाए कि प्रोटीन का मोनोमर क्या होगा, तो हमारा कौन होगा? अल्फा अमीनो एसिड। या ऐसे दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक। उसके बाद अगर कहा जाए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इसका जो चीफ सोर्स की बात किया जाए, अगर इसके सोर्सेस की बात किया जाए, मुख्य स्रोत की अगर बात किया जाए, तो हमारा क्या होता है? मिल्क होता है, दूध, चीज, पनीर की बात किया जाए, फल्स, दालों की बात किया जाए, पीनट, मूंगफली की बात किया जाए, फिशेस। ठीक है। अगर हम मछलियों की बात किया जाए, मीट, मांस की बात किया जाए, इन सब जो भी हमने प्रोडक्ट इस तरीके से बताया है, ये हमारे क्या है? क्या चीफ सोर्स है। चीफ सोर्स, मुख्य स्रोत है किसके बेटा? प्रोटीन की। ठीक। अमीनो एसिड अगर बात किया जाए बेटा, तो अमीनो एसिड में हमारा जो होता है वो अमीनो ग्रुप भी होता है। अमीनो ग्रुप होता है बेटा, अमीनो ग्रुप जो होता है वो हमारा NH2 ग्रुप, और जो हमारा जो होता है वो हमारा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप की अगर बात किया जाए
तो हमारा COH ग्रुप, किसी भी अमाइनो एसिड में बगैर 2 ग्रुप के हुए हम अमाइनो एसिड उसको नहीं बोल सकते। ठीक, अगर मैं ये सिंपल सा मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है फिलहाल यहाँ पर, अगर देखा जाए तो COH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है और ये H है, ये R, ये चारों जो भी हमारे वैलेंट पोजीशन है वो हमारे क्या होते हैं बेटा, जनरली डिफरेंट होते हैं। अभी इसकी बात मैं करता हूँ कि एक ही ग्लाइसिन है जो कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, कायरल कार्बन नहीं होता, उसके अलावा जितने भी होते हैं सब जगह हर एक अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन होता है। फिलहाल ये बात की बातें अपनी बात में करता हूँ। ये अल्फा अमाइनो एसिड बेटा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा COH ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ, इससे जस्ट लगा कार्बन कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप अगर लगा हुआ है, साइड चेन अगर हमारी अल्फा कार्बन पर लगी है, तो ये हमारा कौन सी अमाइनो एसिड हुई, अल्फा अमाइनो एसिड हुई। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी RCH यहां पर मैं NH2 ग्रुप लगा दे रहा हूं, ये CH2 कर दूं और COOH, इस तरीके से अगर मैं कर दूं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ। ये हमारा क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हाईएस्ट प्रेफरेंस में COH को ही नंबर देते हैं, नंबर 1 1 2 3। अगर मैं इसके नंबरिंग ना देकर के सीधा हम अल्फा बीटा की बात कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप से जस्ट लगा कार्बन अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा। अगर ये और भी आगे होता कार्बन, ये R ग्रुप लगा है, एल्किल ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर अल्फा कार्बन पर अगर लगा था, जिसे बोला मैंने अल्फा अमाइनो एसिड, अगर हमारा बीटा कार्बन पर NH2 ग्रुप लगा है, जिसे बोलेंगे हम क्या, बीटा अमाइनो एसिड। क्या बोलेंगे बेटा, बीटा अमाइनो एसिड एंड सो ऑन। अगर मैं NH2 ग्रुप को जस्ट आगे करूं तो क्या हो जाएगा, गामा अमाइनो एसिड, उसके बाद एंड सो ऑन क्या, डेल्टा अमाइनो एसिड। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि NH2 के पोजीशन के आधार पर, NH2 के पोजीशन के आधार पर ये मैं कह सकता हूं कि अमाइनो एसिड को मैं डिवाइड कर सकता हूं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात अभी मैंने आपसे बोला भी था कि जो भी होते हैं, जितने भी आल प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, क्या बेटा, अल्फा अमाइनो एसिड की अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब कभी भी हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो केवल ओनली अल्फा अमाइनो एसिड, केवल अल्फा अमाइनो एसिड ही हमारी क्या होती है बेटा, ऑब्टेन होती है, नो बीटा, नो गामा, नो डेल्टा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रोटीन की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो केवल हमारी अल्फा अमाइनो एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो हमारी प्रोटीन होती है वो पॉलीमर होती है, ओनली अल्फा अमाइनो एसिड। हैव ट्रिवियल नेम, ऑल अमाइनो एसिड जो होते हैं, जितनी भी अमाइनो एसिड होती है उनकी क्या होता है, ट्रिवियल नेम होता है बेटा। ट्रिवियल नेम क्या होता है, अभी मैं इसकी बात करता हूं, उसका अपना ट्रिवियल नेम होता है। इस ट्रिवियल नेम को देने की किस बेसिस पर दिया गया था, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को देख करके या उसके सोर्स को देख करके, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को देख करके और उसके सोर्स को देख करके हम अमाइनो एसिड का एक ट्रिवियल नेम दिया करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ग्लाइसिन की अगर बात किया जाए तो ग्लाइसिन जो होता है वो हमारी अमाइनो एसिड है। अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये हमारी कैसी होती है बेटा, ये स्वीट टेस्ट होती है। स्वीट टेस्ट होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ग्लाइसिन। क्यों, क्योंकि ग्रीक वर्ड में अगर मैं बात करूं, ग्रीक वर्ड की अगर मैं बात करूं तो ग्रीक वर्ड में ग्लाइकोस का मतलब होता है, ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट। ठीक है, अगर मैं ग्लाइकोस की बात करूं तो ग्रीक वर्ड में ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट। इस वजह से इस ग्लाइसिन का नाम इस अमाइनो एसिड का नाम क्या पड़ा, ग्लाइसिन पड़ा, क्योंकि ग्लाइसिन कैसी होती है, स्वीट टेस्ट होती है और ग्रीक वर्ड में ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट। ठीक, ये है तो हमारी प्रॉपर्टी के आधार पर हो गई। और दूसरा अगर मैं सोर्स की अगर बात करूं तो एक होती है हमारी अमाइनो एसिड टायरोसिन। अगर मैं टायरोसिन की अगर मैं बात करूं तो टायरोसिन जो होती है वो हमारे क्या होती है बेटा, जो टायरोसिन होती है वो अगर उसके सोर्स की बात किया जाए तो ये हमारा ये फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज। ठीक है बेटा, अगर मैं क्या कहते हैं इसको बात करूं तो सबसे पहले इसको कहां से ऑब्टेन किया गया, चीज। कहां से चीज बोले तो पनीर से ऑब्टेन किया गया। और जिसे इसको भी मैं अगर बात करूं तो ग्रीक वर्ड में टायरोस,
टायरास का मतलब ही होता है क्या बेटा, चीज, ठीक है। टायरास का मतलब होता है चीज। तो ये तो हमारी सोर्स के आधार पर हो गई, ठीक है। और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी बोले तो टेस्ट के अगर आधार पर अगर देखा जाए जिसे बोलेंगे ग्लाइसिन, और दूसरी हमारी कौन है, टायरोसिन, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे, हम बेटा अमाइनो एसिड की बात करते हैं। अमाइनो में एसिड में अगर अभी मैं ट्रिवियल सिस्टम की बात कर रहा था, ट्रिवियल नेम जो अमाइनो एसिड का है, नेम ऑफ अमाइनो एसिड 3 लेटर सिंबल, इसको हम अमाइनो एसिड को 3 लेटर सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 लेटर कोड से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थोड़ा सा बेटा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 20 अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। 20 की 20 अमाइनो एसिड अभी मैं आपको याद करवा दूंगा अच्छे से पूरी तरीके से। एक भी अमाइनो एसिड आपकी गलत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। थोड़ा सा बेटा आप थोड़ा सा इधर मुतवज्जे हों। मैं कैसे क्या करूंगा इसको, जैसे ग्लाइसिन की बात किया जाए, नेम ऑफ अमाइनो एसिड ग्लाइसिन 3 लेटर सिंबल, 3 लेटर सिंबल की बात करेंगे, 1 लेटर सिंबल की बात करेंगे। अगर मैं नेम ऑफ अमाइनो एसिड में 3 लेटर सिंबल की नेम ऑफ अमाइनो एसिड की बात किया जाए, ग्लाइसिन हुआ। ग्लाइसिन में जो 3 लेटर सिंबल होता है उसमें हमें क्या करना होगा, 1 2 3 लेटर शुरू के हमें क्या करना होगा, 3 लेटर सिंबल में ला करके लिख देना होगा। तो उस अमाइनो एसिड का 3 लेटर सिंबल नाम क्या हो जाएगा, GLY हो जाएगा, ग्लाइड, ठीक। और अगर मैं 1 लेटर कोड की अगर बात करूं तो सिर्फ एक वर्ड को लेना है, एक लेटर को लेना है, बस वर्ड नहीं, सॉरी लेटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक हमें क्या करना होगा, एक वर्ड, एक हमें लेटर लेना होगा, कौन सा लेटर, G, शुरुआत का। 1 लेटर कोड के लिए एक लेना है शुरुआत का, 3 लेटर सिंबल के लिए 3 लेने हैं शुरुआत के, ठीक। ये चीजें जो है वो नॉर्मल है हर एक अमाइनो एसिड में, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। ये जो चीजें अभी मैंने आपको बताया, ग्लाइसिन का एक एग्जांपल देकर के मैं बताया हूं, ये ग्लाइसिन की तरह ही सारे के सारे ऐसे ही होंगे, ठीक। आइसोल्यूसिन में सिर्फ क्या है, क्या कहते हैं, आइसोल्यूसिन में ILE है, बस आइसोल्यूसिन, उसको देखोगे आप समझ आ जाएगा एनसीईआरटी में। फिलहाल ग्लाइसिन की अगर बात किया जाए, ग्लाइसिन में जैसे मैंने बताया 3 लेटर सिंबल में क्या होगा, शुरुआत के 3 वर्ड को लेना है, 1 लेटर कोड में केवल एक ही लेना है। लेकिन कुछ हमारे अमाइनो एसिड जो कि हैं स्पेशल की बात करेंगे, ये इस तरीके से हम बात करने जा रहे हैं। इसके नीचे की बात किया जाए, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम ये है क्यों, क्योंकि 1 जो शुरुआत का जो लेटर है उसमें यहां पर नहीं लिया गया बेटा, इस वजह से मैं इस जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अमाइनो एसिड है, इस 8 अमाइनो एसिड पर मैं फोकस करूंगा। और इसी 8 अमाइनो एसिड को याद करवाने के बाद आपकी 20 की 20 अमाइनो एसिड 3 लेटर सिंबल के साथ, 1 लेटर कोड के साथ आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगी। आइए हम देखते हैं, जैसे कि हमने सेट किया है फिलहाल, जैसे कि अगर मैं टायरोसिन की बात करूं बेटा, टायरोसिन की अगर बात करूं तो टायरोसिन में अगर बात किया जाए तो 3 लेटर सिंबल तो पहचाना जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि TYR, यस। लेकिन अगर मैं 1 लेटर कोड की बात करूं बेटा तो यहां पे T नहीं है, तो इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करना पड़ेगा। हमारा दरअसल याद करने का तरीका है उसको वहीं से याद करना है, क्योंकि वो वही होगा। अगर कभी भी एग्जाम में आएगा तो ये टायरोसिन आएगा ना, लिखा होगा टायरोसिन, और जैसे ही टायरोसिन लिखा होगा तो उसको वहीं से याद करो, क्योंकि वो वही वाला जो कॉन्सेप्ट है मेरा, टी के बाद वाई है तो सीधा सीधा वाई कर देना बेटा। ये हमारा क्या 1 लेटर कोड जो होता है वो क्या होगा, वाई, ठीक। जिस टी के बाद वाई, टायरोसिन, टाई, ठीक है, क्या टाई, क्या वाई, यस। एक हमारा टायरोसिन याद हो गया, टायरोसिन बोला जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई किससे 1 लेटर कोड से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से। दूसरा हम बात करेंगे आर्जिनिन। आर्जिनिन में अगर देखा जाए तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 3 लेटर सिंबल में ARG, अर्ज, ठीक है। आर्जिनिन में भी क्या कहते हैं, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 3 लेटर में। प्रॉब्लम कहां पर है बेटा, 1 लेटर में। 1 लेटर वाले में उसको वही ऐसे याद करो, क्योंकि वो वही होगा वाला कॉन्सेप्ट बेटा, आर नाम से ही मैं इसको प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, आर्जिनिन, आर तो क्या होगा बेटा, आर, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 1 लेटर सिंबल क्या हो जाएगा, आर, 1 लेटर कोड, ठीक। आर्जिनिन से क्या हो जाएगा, आर। अगर मैं बेटा लाइसिन की बात करता हूं तो लाइसिन में देखोगे LYS, 3 लेटर सिंबल की बात किया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
वन लेटर वाले में अगर बात किया जाए तो ध्यान देना होगा, लाइसिन के पहले क्या आता है, के एल एम एन होता है बेटा। तो के से पहले, एल से पहले क्या आएगा, के क्या आएगा, के एल एम एन। ठीक है, तो इसको हम किससे याद करेंगे, के से याद करेंगे। इसको ध्यान दे दीजिएगा कि लाइसिन में हमने बताया था आपको कि लाइसिन एल से पहले क्या आता है, के। जब भी लाइसिन मुझे मिल जाएगा, जब लाइसिन मिलेगा तो लाइसिन से याद कर लेना, के एल एम एन होता है। ठीक है, अगर एबीसीडी में अगर देखा जाए अल्फाबेट में तो के पहले आता है, तो के इसका सिंबल हो जाएगा बेटा। ठीक, अगर मैं बात करूं इस तरीके से ग्लूटामिक एसिड की बात किया जाए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 लेटर में। ठीक है, GLU है ग्लू, ठीक, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ग्लूटामिक एसिड देखिएगा बेटा, इसको दोनों को साथ में मैंने इस तरीके से रखा, लाइसिन में पहले वाले लेटर को लेना है और ग्लूटामिक एसिड में डी के बाद क्या आता है बेटा, ई, ABCD ई आता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, हमारा ग्लूटामिक एसिड में क्या होगा, हमारा वन लेटर कोड में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अगर आगे आपको दिखाता हूं मैं फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन में भी अगर देखोगे 3 लेटर सिंबल की अगर बात किया जाए तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फा प्रोनाउंसिएशन में अगर देखा जाए तो फिनाइल को हम क्या बोल रहे हैं, फा फिनाइल से एफ, यस। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, फिनाइल से फा से क्या याद करोगे बेटा, एफ याद कर लोगे। फिनाइल अलानिन से क्या होगा बेटा, एफ हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एस्पेराजीन, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा आप लोग क्या कहते हैं मुतवज्जे हूं उधर। एस्पेराजीन की अगर मैं बात करूं तो एस्पेराजीन एक है, एक हमारा एस्पेराजीन है, एक हमारा आर्जिनिन है। इससे तुम्हारा कंफ्यूजन होगा दोनों का। ठीक है, आर्जिनिन में हमने क्या बताया, आर। ठीक है, आर्जिनिन में आर से मैंने इसको चुरा लिया। अब हम एस्पेराजीन में देखेंगे तो एस्पेराजीन का मतलब एज इट इज एन, ASN यहां ले लिया गया, एस्पेराजीन। ठीक है, और ये है आर्जिनिन में तो 3 लेटर लिया, लेकिन एस्पेराजीन में सीधा सीधा एस्पेराजीन आर्जिनिन, सॉरी एस्पेराजीन ASN। ठीक है, और एस्पेराजीन की अगर बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, N। कैसे हो जाएगा, N कैसे याद करोगे, एज इट इज N, लेकिन यहाँ एज इट इज N नहीं है, ये है आर्जिनिन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R। ठीक, अगर मैं बात करूं बेटा ग्लूटामीन की अगर बात किया जाए तो ग्लूटामीन में क्या है बेटा, ग्लूटामीन में अगर बात किया जाए तो ये एमीन है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ग्लूटामीन की बात किया जाए, ग्लूटामीन लिखा हुआ है तो ग्लूटामीन को हम क्या करते हैं, Q से डिनोट करते हैं बेटा। और ट्रिप्टोफैन की अगर बात किया जाए तो हमारा क्या होगा, W होगा। इन दोनों लोगों को थोड़ा सा आपको याद करना होगा, सिर्फ 20 में से सिर्फ आपको 2 याद करने की जरूरत है, बस। उसके अलावा किसी भी को याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। हर किसी में, जैसे ग्लाइसिन में GLY, वायलिन में VAL, ठीक है, आइसोल्यूसिन में ILE, ठीक है, I। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे 20 अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड में कोई सी भी अमाइनो एसिड नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन आपको कहां होगा बेटा, इसमें होगा। इसको मैं एक बार फिर से बता दूं, आपके दिमाग पर फिर से क्या कहते हैं, एकदम से समराइज हो जाए। टायरोसिन को क्या करोगे, Y से, Y से हो जाएगा। आर्जिनिन AR से, आर्जिनिन क्या होगा बेटा, R हो जाएगा। लाइसिन मैंने कहा L से पहले क्या आता है, K से डिनोट करेंगे। ग्लूटामिक एसिड की बात किया जाए तो D के बाद क्या आता है बेटा, E आता है। ठीक, जैसे लाइसिन में पहले वैसे ग्लूटामिक एसिड में E बाद में। फिनाइल एलानिन से F फा से हो ही जाएगा। एस्पेराजीन एज इट इज एंड, बस हमें 2 याद करना है। ग्लूटामीन की अगर बात की जाए इसका Q से कोई भी रिलेशन नहीं दिख पा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ही है कि एज इट इज क्या, जो उसको वहीं से याद करो क्योंकि वो वही होगा। ठीक है, ग्लूटामीन की बात की जाए Q और ट्रिप्टोफैन हम क्या करेंगे बेटा, W से डिनोट करेंगे। उसके अलावा और सब ऐसे ही है। ठीक, यस। करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड की अगर बात किया जाए तो हमारे NH2 ग्रुप और क्या कहते हैं COH ग्रुप की बात किया जाए, ये जो हमारे अमाइनो एसिड थी, याद करो अभी मैंने बताया था आपको, H ये था, ये हमारा NH2 ग्रुप था, ये हमारा R ग्रुप था। अगर मैं बात करूं बेटा तो हमारे अमाइनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप पाए जाते थे, आपने बताया NH2 ग्रुप और COH ग्रुप की अगर बात किया था मैंने।
अगर हम बात करें एसिडिक अमाइनो एसिड, हम क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड में अगर देखेंगे तो हम एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात करने जा रहे हैं। अगर मैं एसिडिक अमाइनो एसिड की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो हमारा COH ग्रुप का नंबर है वो हमारे NH2 ग्रुप के नंबर से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं COH ग्रुप का जो नंबर होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर हमारे अमाइनो ग्रुप के नंबर से अगर ज्यादा हो उसे बोलेंगे अमाइनो एसिडिक अमाइनो एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होगा, NH2 ग्रुप जो अमाइनो ग्रुप होगा वो हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड की अगर बात किया जाए तो हमारा COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2 ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात करेंगे हम, उसमें कंपेयर करके इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं इस एसिडिक अमाइनो एसिड की अगर मैं बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है, अभी मैं बताया था, एक एग्जांपल बताया था, ग्लूटामिक एसिड की बात किया था। अगर मैं ग्लूटामिक एसिड की अगर बात करूं तो ग्लूटामिक एसिड की बात किया जाए, और हमारा कौन है, अस्पार्टिक एसिड की अगर बात किया जाए, ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड की बात किया जाए, इस नाम में ये एसिड लगा हुआ है, इसको याद करने की जरा भी जरूरत नहीं है। ग्लूटामिक एसिड और क्या बेटा, अस्पार्टिक एसिड की बात किया जाए। अच्छा, बेसिक अमाइनो एसिड में अगर बात किया जाए तो कुछ एग्जांपल है, हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। BHAL करके एक हमारे पास कोड है। B फॉर क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। H फॉर हमारा होगा हिस्टीडीन की बात करेंगे। और A फॉर क्या होगा बेटा, आर्जिनिन की बात करेंगे, आर्जिनिन की बात करेंगे। और L फॉर की बात करेंगे, लाइसिन की बात करेंगे। तो हमारा इस तरीके से बेसिक, हिस्टीडीन, एग्जांपल में इसी ऐसे ही दे रहा हूं सीधा सीधा। B फॉर बेसिक हो जाएगा, H फॉर हिस्टीडीन की बात करेंगे, A फॉर आर्जिनिन हो जाएगा, L फॉर क्या हो जाएगा हमारा, लाइसिन हो जाएगा। तो एग्जांपल याद करोगे, हिस्टीडीन, आर्जिनिन और क्या बेटा, और अगर बात किया जाए तो क्या होगा, लाइसिन। BHAL इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। और हमारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड में एक हमारा कोड है GALIV। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अर्ज है गालिब, क्या है बेटा, अर्ज है गालिब। गालिब में अगर बात किया जाए, इस गालिब को कैसे पहचानोगे, जो हमारे एनसीईआरटी में शुरुआत की अमाइनो एसिड जो दी गई है। ठीक है, G फॉर हमारी कौन है बेटा, ग्लाइसिन की बात किया जाए, ग्लाइसिन की बात किया जाए। F की बात किया जाए तो ग्लाइसिन, अलानिन की अगर बात किया जाए, ग्लाइसिन, अलानिन। L की बात किया जाए तो यहाँ पर L का मतलब क्या होगा, ल्यूसीन की बात करेंगे। और I फॉर क्या होगा, आइसोल्यूसिन की बात करेंगे, आइसोल्यूसिन की बात करेंगे। और V फॉर क्या बात करेंगे बेटा, वैलिन। ठीक है, वैलिन। तो हमारा क्या हो गया, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर अलानिन, L फॉर ल्यूसीन, L फॉर क्या बेटा, ल्यूसीन, I फॉर क्या हो जाएगा, आइसोल्यूसिन। ये शुरुआत की अमाइनो एसिड जो कि हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, उसको आपको दिमाग पर रखना पड़ेगा। ये हमारी जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है वो क्या होगा, अर्ज है गालिब। ठीक है, गालिब से याद कर लेना, GALIV। G फॉर ग्लाइसिन, याद कर लो इसी वक्त। ठीक है, A फॉर अलानिन, शुरुआत में ही दिया गया है। ठीक है, L फॉर ल्यूसीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, V फॉर क्या होगा, वैलिन। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, एसिड वाले में मैंने कोई कोड इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, एसिड एसिड वर्ड लगा ही है। बेसिक वाले में BHAL याद कर लेना, बेसिक, हिस्टीडीन, और क्या, आर्जिनिन और क्या होगा, लाइसिन। और न्यूट्रल वाले में गालिब, ग्लाइसिन, अलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। ठीक है, और कुछ हम अगर हम बात करें बेटा तो कुछ हमारे जो होती है अमाइनो एसिड की अगर बात किया जाए, ये तो हमारी एसिड, बेसिक, न्यूट्रल की बात कर लिया मैंने। कुछ हम अमाइनो एसिड हमारी, अब हम बात करेंगे बेटा एरोमेटिक की बात करेंगे। एरोमेटिक, कुछ अमाइनो एसिड हमारी एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी होती हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए हमारा जो टायरोसिन थी, ठीक है, जिसको हम वाई से भी बात कर रहे थे। और हमारा होगा ट्रिप्टोफेन की बात किया जाए, टायरोसिन, या चलिए इसको बात कर लेते हैं, पहले हम फिनाइल एनानिन की बात कर लेते हैं। फिनाइल एनानिन, फिनाइल एनानिन को हमने किससे किया था, F से डिनोट किया था। और हमारा था ट्रिप्टोफेन की बात कर लिया जाए, ट्रिप्टोफेन, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, W से डिनोट करते थे। ठीक है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एनानिन। ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। और हमारी कुछ होती है सल्फर कंटेनिंग, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सी हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की अगर बात किया जाए तो हमारी जो होती है सिस्टीन की बात कर लिया जाए, सिस्टीन की अगर बात कर लिया जाए, एंड मिथियोनिन,
सिस्टीन और मेथियोनिन की अगर बात किया जाए तो ये हमारी दो अमीनो एसिड कौन सी वाली होती हैं, सल्फर कंटेनिंग। कहने का मतलब इसमें हमारा क्या होता है, सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। इस तरीके से क्या होगा, इसमें सल्फर पाया जाता है। इस तरीके से बोल सकते हो सिस्टीन एंड मेथियोनिन की बात करेंगे, ठीक है। सल्फर और एरोमेटिक, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फेनिलएलैनिन, ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हम अमीनो एसिड की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में अगर बात किया जाए तो हम इसको एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के फॉर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होती है जो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती है, अमीनो एसिड व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की बात करेंगे बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में अगर देखा जाए तो हम इसको दो तरीके से, जैसे अभी मैंने एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल को डिवाइड किया था, वैसे में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होती है एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर मैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, अगर हमारी वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर अगर सिंथेसाइज कर ली जाए तब उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, इसको याद रखना होगा। और एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ठीक है, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसिस ना की जाती हो, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है, हम सिंथेसाइज उसको ना कर सकते हो, या मैं उसको दूसरे लफ्जों में बोलूं कि मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, ठीक है। ऐसी अमीनो एसिड जिसको हम अपने डाइट के थ्रू लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड में बेटा 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको याद करने का एक हमने कोड बनाया है, AIPVT LLHMT, ठीक है। AIPVT ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट, पहले एग्जाम हुआ करता था बेटा, ठीक है, अब फिलहाल नहीं होता, ठीक है। और ये क्या है, LL लाल लाल, ठीक है, HMT की घड़ी बन करके, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट देने जाना है, लाल लाल घड़ी पहन करके, वो घड़ी किसकी, HMT की, याद करना पड़ेगा, AIPVT LLHMT, ठीक है। अच्छा, जितनी भी और सब रिमेनिंग हुई 10 तो ये होगी, और जितनी भी रिमेनिंग हमारी अमीनो एसिड हुई, जितनी भी हमारी रिमेनिंग अमीनो एसिड हुई, वो हमारी रिमेनिंग अमीनो एसिड कौन सी होंगी, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और बाकी जो हमारी AIPVT LLHMT क्या होगी, एसेंशियल अमीनो एसिड। इसको मैं थोड़ा सा दिखा दूं कैसे क्या है। A फॉर क्या होगा बेटा, आर्जिनिन होगा, आर्जिनिन की बात करेंगे। I फॉर क्या होगा, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन की बात करेंगे। P फॉर फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन। V फॉर जो होगा वो क्या होगा बेटा, वैलिन होगा। T फॉर क्या होगा, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। L फॉर जो होगा लाइसिन, और ये हमारा दूसरे L फॉर होगा क्या, ल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन। H फॉर होगा हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। M फॉर होगा बेटा मिथियोनिन, M फॉर क्या होगा, मिथियोनिन। और T फॉर होगा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। A फॉर आर्जिनिन, I फॉर क्या है, आइसोलिसिन, P फॉर हमारा फिनाइलएलानिन है, प्रोलिन नहीं है बेटा, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। V फॉर वैलिन, T फॉर क्या है बेटा, थ्रियोनिन, नॉट टायरोसिन, टायरोसिन नहीं, ट्रिप्टोफैन। एक T फॉर थ्रियोनिन, दूसरे T फॉर ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा। L फॉर लाइसिन होगा, दूसरा क्या होगा, ल्यूसिन होगा। H फॉर हिस्टिडीन, एक ही वर्ड है। M फॉर मिथियोनिन, ये भी एक वर्ड है। T फॉर ट्रिप्टोफैन, बस T वाले में ध्यान देना है, कहीं पर आप क्या कहते हैं, टायरोसिन ना कर दो, इसलिए क्या कहते हैं मैं बता रहा हूँ, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन को ही करना बेटा, ठीक, यस। और जितने भी इसके अलावा जितने भी 10 अमीनो एसिड बची, वो रिमेनिंग अमीनो एसिड हमारी कौन सी होंगी, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड।
उसके बाद अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड के बारे में, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अमीनो एसिड हमारा यूजुअली कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है। कैसा होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाटर सॉल्युबल। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात किया जाए, वाटर सॉल्युबल की बात किया जाए और हाई मेल्टिंग सॉलिड की बात किया जाए, ठीक है। कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाटर सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग सॉलिड। जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी में आगे भी दिया भी गया है कि हमारे अमीनो एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है ज्यादा होता है, यानी हाई मेल्टिंग सॉल्ट हुआ करता है। इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। ड्यू टू क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू क्या लिखोगे बेटा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, NH2 ग्रुप है और हमारा COH ग्रुप है। कौन से बॉन्डिंग होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और अगर हाइड्रोजन अगर आ जाए तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है। तो ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, हाई मेल्टिंग सॉलिड। अगर आपसे कहा जाए वाटर सॉल्युबल हाई मेल्टिंग सॉलिड की अगर बात किया जाए, इसकी वजह क्या है, तो क्या बताओगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक। और अगर बात किया जाए बिहेव लाइक साल्ट, साल्ट की तरीके बिहेव करने का रीजन ये है कि अगर मैं अमीनो एसिड की अगर बात करूं तो अमीनो एसिड में ये H हमारा ये हो गया, COH ग्रुप ये हो गया, और ये हमारा ऐसे R ग्रुप अगर बात कर लिया जाए, ये इसको NH2 ग्रुप ही मान लो, NH2 ग्रुप हो गया और ये हमारा R ग्रुप हुआ। तो हमारा ये अगर देखा जाए साल्ट की तरीके बिहेव करने का रीजन ये है कि हमारा बेसिक पोर्शन है, ये हमारा एसिडिक पोर्शन है। इस वजह से एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप सेम ही कंपाउंड में है। इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि अमीनो एसिड कैसे बिहेव करता है बेटा, साल्ट की तरीके बिहेव करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि इन एक्वस सॉल्यूशन की बात किया जाए, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक्वस सॉल्यूशन की बात किया जाए, अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं और एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं ले लिया जाए, ये अमीनो एसिड हमारा क्या बनाता है, ड्यूटेराइन बनाता है। ड्यूटेराइन क्या होता है, ड्यूटेराइन के बारे में थोड़ा सा हम इस तरीके से यहां पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं ड्यूटेराइन की अगर बात किया जाए तो ये हमारा इस तरीके से, ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली पॉइंट तो हो ही गया था, इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा तो मैं आपको समझा पाऊंगा बेटा। अगर मैं ड्यूटेराइनिक फॉर्म की अगर बात किया जाए, तो ड्यूटेराइनिक की बात किया जाए, ये हमारा अमीनो एसिड है COOH, ये हमारा NH2 ग्रुप, ये R ग्रुप, या R ग्रुप यहां बना दो, कोई लेना देना नहीं है। ये H, ये R ग्रुप हमारा क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। इसी के अलग अलग डिफरेंट ग्रुप आने की वजह से अलग अलग अमीनो एसिड हमारी बनती है, ठीक है। H होगा तो ग्लाइसिन एंड सो ऑन, इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो हमारा एसिडिक ग्रुप भी हुआ और NH2 ग्रुप भी हुआ। अगर मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन लेने के बाद अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो हमारा H वाला पोर्शन है, हमारे एसिड का ये पोर्शन हमारा हाइड्रोजन ये ट्रांसफर करके हमारा NH2 के पास चला जाएगा और ये हमारा बना लेगा NH3+ और C बनेगा यहाँ R H और COO-, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज क्या है बेटा, ड्यूटेराइन, ठीक है। ये हमारा ड्यूटेराइन है। इसीलिए मैंने बताया अगर एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारा अमीनो एसिड है, वो एसिड का H हमारा ट्रांसफर होकर के इस तरीके से NH3+ बना लेगा और CO-। आप देखेंगे तो ड्यूटेराइन की अगर बात किया जाए तो हमारा कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज भी है बेटा और हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। दोनों चार्ज होने की वजह से अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होगा, चार्ज तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ड्यूटेराइन हमारे कैसे होते हैं तो क्या बोलोगे, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से अगर बात किया जाए, अच्छा एक पॉइंट और की अगर बात किया जाए, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। इस तरीके से हम अगर बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बनाया ही बनाया, उसके साथ साथ ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक होने का रीजन ये है कि अगर हम इसकी बात करूं तो ये हमारा एसिड से भी रिएक्शन करेगा और किससे रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा। हमारा ये ड्यूटेराइन हमारा एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा, इसलिए ये कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा, ठीक। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि ड्यूटेराइनिक फॉर्म में कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दूसरा ऑप्शन अगर कहा जाए न्यूट्रल हो गया, तीसरा ऑप्शन अगर कहा जाए एम्फोटेरिक, चौथा ऑप्शन R, तो क्या लगाओगे, R, ठीक है बेटा। अगर हम अमीनो एसिड की अगर बात करूं तो अमीनो एसिड में अगर बात किया जाए तो मोस्ट ऑफ नेचुरली ऑर्गेनिक
मोस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड, ये हमारी कौन सी अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, और ऑप्टिकली एक्टिव, कैसे होते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मोस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि कायरल कार्बन हो, ठीक है, और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, और मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ये सारी बातें यहाँ की नहीं है फिलहाल, लेकिन हम थोड़ी सी बात करेंगे। और एक बात और भी बात कर सकते हैं, जो हमारी अल्फा अमाइनो एसिड होती है वो हमारी कैसी होगी, हमारा एसिमेट्रिकल कार्बन रखेगी बेटा, क्या, एसिमेट्रिक कार्बन, या इसे हम बोल सकते हैं कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन भी रखेगी अल्फा अमाइनो एसिड, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कह सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके ये सारे की सारे अमाइनो एसिड की बात किया जाए, मोस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड में अगर मैं इसको देखूं तो फिगर थोड़ा सा बनाऊंगा मैं अमाइनो एसिड का, RHCOOH, इस तरीके से ये अमाइनो एसिड है, हमारी अल्फा अमाइनो एसिड है फिलहाल, ठीक है। हमने कहा कि हमारे कार्बन की अगर बैलेंसी की बात किया जाए 4 होती है, चारों की चारों अगर बैलेंस पोजीशन हमारे का डिफरेंट होते हैं। ये कार्बन कौन सा कार्बन होता है बेटा, कायरल कार्बन होता है, और हमारा एसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं कार्बन, या कायरल कार्बन बोलेंगे। और अगर कायरल कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ, अगर मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं अल्फा अमाइनो एसिड के ऊपर से गुजारूं तो वो या तो फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, या तो लिबो रोटेटरी, राइट को रोटेट करेगा या लेफ्ट को रोटेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं मोस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड। ज्यादातर क्या, सारे के सारे लगभग होते हैं, बस सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस अमाइनो एसिड को बेटा याद रखना। एक एक्सेप्शन हमारा क्या है, ग्लाइसिन की बात किया जाए, अगर मैं ग्लाइसिन की अगर मैं बात करता हूं तो ग्लाइसिन में क्या होता है, ग्लाइसिन में अगर देखोगे तो ये हमारा NH2 ग्रुप लगा, C है H और H, और ये हमारा क्या है COOH ग्रुप, ठीक। अगर हम ग्लाइसिन में अगर देखें तो ग्लाइसिन में हमारा HH इस तरीके से हमारा सेम हो गया, और सेम होने की वजह से अब ये कायरल कार्बन नहीं है। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। एसिमेट्रिक कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन भी नहीं है, ठीक। इस तरीके से हमारी ये हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा हमारा पॉइंट और है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया जाए। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा एग्जामिनर कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है अमाइनो एसिड में वो कौन सा होता है, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन होता है कि कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन होता है या कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपका आंसर ये होगा कि अगर हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो कैपिटल L भी होता है, कैपिटल D भी होता है, ठीक है बेटा। अगर मुझसे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कहा जाए कि जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, इस अमाइनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, क्या बोलोगे, कोई एनसीईआरटी कहता है कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन भी होगा और कैपिटल D, दोनों आंसर आपको लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मोस्ट ऑफ, जैसा कि ऊपर वाला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग मोस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड की अगर बात किया जाए तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक आंसर लगाना होगा आपको। इसमें क्या लगाओगे आंसर, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन आप आंसर नहीं लगाओगे, सिर्फ क्या लगाओगे, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन लगाओगे। अगर आपको लैंग्वेज में ये बोले कि मोस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड कैसा होता है तो क्या बताओगे, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अच्छा, इस कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन को कैसे पहचानोगे आप, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन को पहचानने के लिए जो मैंने इस तरीके से फिगर बनाया है, हकीकत बात तो ये कि हमेशा हम फिगर ऐसे बनाया भी करते थे पीछे भी अभी भी, कि अगर कभी भी तुम अमाइनो एसिड बनाया करो तो अमाइनो एसिड में ये देखा करो कि हमारा जो NH2 ग्रुप होना चाहिए वो कहां पर हो, लेफ्ट। अगर हमारा NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट है, COH ग्रुप अगर हमारा राइट है, तो ये अमाइनो एसिड हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखेगी,
कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरीके से ये चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अगर NH2 ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड में है और COOS ग्रुप हमारा राइट साइड में है, तो ये हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि जनरली यही होता है। मोस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड में कैपिटल एल ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आपसे मोस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग ना बोला जाए तो आपको कैपिटल डी भी लगाना है, कैपिटल एल भी लगाना है, दोनों लगाना होगा बेटा।